नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रस निष्पत्ति के अंतर्गत इस रस सूत्र के अंतिम व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त के मत के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य अभिनव गुप्त के मत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। रस सूत्र के चौथे और अंतिम व्याख्याता आचार्य कहलाते हैं। इनका मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। इन्होंने संयोग का अर्थ व्यंजना अर्थात इन्होंने रस को व्यंजना का व्यापार माना था। फिर इन्होंने कहा निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति होता है, यानी आचार्य अभिनव गुप्त का मानना था कि न तो रस की उत्पत्ति होती है, न रस का आरोप होता है, न रस का अनुमान होता है, बल्कि रस की अभिव्यक्ति होती है। रस की निष्पत्ति सहृदय सामाजिक में होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात बताई इन्होंने। हमने पिछले आचार्य शंकुक है उनके मत के अनुसार पिछले आचार्य भट्टनायक के मत में हमने पढ़ा था कि उन्होंने रस का स्थान ऐसा हृदय सामाजिक को माना था। अभिनव गुप्त ने अपनी मान्यता स्थायी भाव की स्थिति पर केंद्रित रखकर प्रस्तुत की। उनका कथन है कि राग द्वेष की भावना को मनुष्य जन्म से ही लेकर पैदा होते हैं। समय समय पर हम परिस्थिति के अनुकूल भावों का अनुभव करते हैं। ये सभी संस्कार रूप में मनुष्य के हृदय में सोते रहते हैं। इनसे रहित कोई प्राणी नहीं होता। हाँ, इनकी प्रबलता में अंतर हो सकता है। यथा कवि में इनकी अनुभूति अन्य की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का मतलब ये है अभिनव गुप्त का कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थायी भावों का निवास होता है। राग और द्वेष की भावना उसमें रहती है। हाँ, अंतर ये हो सकता है कि किसी में कम होती हो, किसी में ज़्यादा होती हो, क्योंकि उन्होंने बताया उदाहरण देकर के कि जैसे कवि है वो इनको स्थायी भावों को बहुत बड़े स्तर पर अनुभूत कर सकता है, तो उनमें अन्य की अपेक्षा अधिक होती है। फिर अभिनव गुप्त ने बताया व्यंजना शक्ति के आधार पर भरत के रस सूत्र की व्याख्या की और कहा विभावादि और स्थायी भाव में परस्पर व्यंजक व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि रस को व्यंजना का व्यापार किसने माना। दूसरा, व्यंग्य व्यंजक रूप का संयोग है वो किसने माना। तो हमें इनके उत्तर ध्यान रखने कि आचार्य अभिनव गुप्त के मत में ही ये माना है। और रस की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात उनके अनुसार विभावादि व्यंजकों द्वारा स्थायी भावी साधारणीकृत रूप में व्यंग्य होकर रस में अभिव्यक्ति पाते हैं। मूल बात इनके मत की यही है कि स्थायी भाव साधारणीकरण होकर के रस में अभिव्यक्ति पाते हैं। इसलिए जब तक विभावादि रहते हैं रस की अभिव्यक्ति भी तब तक ही होती रहती है, इसके उपरांत नहीं। यानी जब तक हमारे सामने कारण उपस्थित रहता है, विभाव उपस्थित रहते हैं, तब तक हमारे हृदय में रस की है वो अभिव्यक्ति होती रहती है, इसके उपरांत नहीं होती है। फिर उनकी मान्यता का यह अंश भी पर्याप्त ध्यान देने योग्य है कि सफल अभिनय से सहृदय तन्मय होते हैं और वे रसास्वाद में इतने आत्मविभोर तथा आनंद विह्वल बन जाते हैं कि उन्हें न तो यह कहते बनता है कि विभावादि अमुक नायक यानी मूल पात्र रामादि है, अथवा ये हमारे हैं कि हमारे नहीं हैं, अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नहीं हैं, क्योंकि वे अन्य सभी ज्ञानों से शून्य हो जाते हैं। इसलिए रस को वेद्यांतर स्पर्श शून्य कहा जाता है। जब हमने रस की विशेषता के बारे में पढ़ा था, रस के लक्षणों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें एक शब्द दिया था आचार्य विश्वनाथ ने, वेद्यांतर स्पर्श शून्य, यानी लौकिक विषयों से बिल्कुल शून्य भाव। और आचार्य अभिनव गुप्त ने भी इसको एक नए रूप में प्रस्तुत किया कि जब हम सामने कोई मंचन देखते हैं, अभिनय देखते हैं, और अभिनय करने वाला उसको इतने भाव विभोर होकर के हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, तो हम ये नहीं बता सकते कि
ये नायक राम है या ये भाव हमारे हैं या नायक के हैं, ये किसी और के हैं, ये तेरे मेरे की भावना विलुप्त हो जाती है और यही साधारणीकरण कहलाता है। यदि ये भाव, सत्व का भाव, तेरे मेरे की भावना का लुप्त होना, सांसारिक विषयों का ज्ञान नहीं रहना, ऐसा विचार, ऐसी भावना किसी के हृदय में आती है, तभी हमारा स्थायी भाव है वो साधारणीकृत होकर के रस रूप में परिणत हो जाता है। तभी हम रस दशा को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था इसी को कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता की परिभाषा देते हुए भी बात की थी और रस दशा पर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा निबंध लिखा। उसमें भी उन्होंने ये बात की कि हृदय की मुक्तावस्था, यानी हृदय जब तेरे मेरे की भावना से, अपने पराये की भावना से, लौकिक विषयों की भावना से जब मुक्त हो जाता है, तभी वह रस दशा को प्राप्त हो सकता है। इसी तरह अभिनव गुप्त रस को अलौकिक अथवा लोकोत्तर मानते हैं, यानी ये इस लोक के परे की चीज़ है। इस स्थिति में सत्व गुण के उद्रेक से अन्य रजोगुण और तमोगुण तिरोहित हो जाते हैं। यानी जब व्यक्ति के हृदय में सत्व गुण का उद्रेक होता है और रजोगुण और तमोगुण विलुप्त हो जाते हैं, तभी उसका स्थायी भाव है वो रस रूप में परिणत होता है। अभिनव गुप्त का अभिमत अधिक वैज्ञानिक होने के कारण पर्याप्त लोकप्रिय हुआ, क्योंकि आचार्य भट्टनायक ने बहुत बड़ी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी और उसको आगे जाकर के अभिनव गुप्त ने थोड़े से सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया और अंतिम मान्य मत है वो लगभग इन दोनों का मिला जुला रूप ही है। अभिनव गुप्त का मत भी बहुत अधिक वैज्ञानिक हुआ। तो आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में जिन दो शब्दों की व्याख्या अपेक्षित थी, एक तो संयोग का अर्थ क्या होता है और एक निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है, तो अभिनव गुप्त ने बताया निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति, यानी रस की अभिव्यक्ति होती है, हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, और संयोग का अर्थ उन्होंने व्यंग्य व्यंजक बताया था, अर्थात रस की अभिव्यक्ति करते हैं और रस को व्यंजना का व्यापार माना है। इस तरह से भरत मुनि के रस सूत्र की जो व्याख्या चार आचार्यों ने की थी वो अपने संपूर्ण रूप में आचार्य अभिनव गुप्त के मत से परिपुष्ट हो जाती हैं। तो आज हमारा रस निष्पत्ति का ये जो शीर्षक चल रहा था पढ़ने का, वो आज यहाँ पर अब समाप्त होता है। अब हम कल नए विषय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।